हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को दोस्तों, जो आपके हमेशा बार बार पूछे जाते हैं और जिनकी बहुत पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो आराम से दोस्तों आप वीडियो को देखेंगे शुरू से लेकर आखिर तक और सभी क्वेश्चन के दोस्तों जवाब देंगे। और देखिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने के पहले शुरू से एक दरख्वास्त भी करना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा दोस्तों, ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आराम से आप क्वेश्चनों को देखेंगे और सभी के जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिखता है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। आपको बताना है दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को, या 10 दिसंबर 1947 को, या 1 जनवरी 1950 को, या 15 अगस्त 1947 को। ये दोस्तों यहाँ पर हुई थी 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला वाला आपका सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के दोस्तों आपको पूछा गया, ध्यानपूर्वक आप देखेंगे पढ़ेंगे। ये दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होंगे, या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होंगे, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। और वैसे ही दोस्तों बार बार क्वेश्चन आता है कि बताइए संविधान सभा के स्थायी रूप से अध्यक्ष कौन थे। स्थायी रूप से दोस्तों हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यदि आपका आता है दोस्तों अस्थायी रूप से कौन थे, तो वो हो जाएंगे दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये तीनों को ही आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखता है दोस्तों आपको, आज की सभी महाद्वीप एक ही भूखंड के भाग हैं जिसे कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो जितने भी आज के महाद्वीप हैं दोस्तों, वो सभी एक ही भूखंड के भाग माने जाते हैं। तो उस भूखंड को क्या कहा जाता है आपको बताना है। उस ज़मीन के टुकड़े को क्या कहा जाता था। ये आपका पेंजिया, या पैथालाया, या पैथालासा, या फिर लिथिया, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपका पेंजिया कहा जाता था। आप ध्यान देंगे दोस्तों, पेंजिया से ही सारे के सारे जो वर्तमान में महाद्वीप हैं दोस्तों, उनका निर्माण हुआ है। और उसके चारों तरफ जो पानी था दोस्तों, जो महासागर था, वो कहलाता था पैथालासा दोस्तों। तो आप दोनों को ही याद रखेंगे। जो भूखंड है वो आपका पेंजिया हो गया, और चारों ओर का पानी दोस्तों आपका हो गया पैथालासा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस वायुमंडलीय परत के द्वारा हम रेडियो तरंगों को पुनः प्राप्त करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपने देखा होगा जो भी आपके संचार की पद्धति होती है दोस्तों, उसमें क्या होता है, रेडियो तरंगें भेजी जाती हैं एक स्थान से और हम दूसरे स्थान पर दोस्तों उनको प्राप्त करते हैं। तो ये कब संभव हो पाता है आपको बताना है। समताप मंडल के द्वारा, या क्षोभ मंडल के द्वारा, या आयन मंडल के द्वारा, या फिर बहिर्मंडल के द्वारा। ये दोस्तों आपका आयन मंडल के द्वारा संभव हो पाता है दोस्तों। आपको पता होगा आयन मंडल दोस्तों ऐसा है जो कि आपका आवेशित कणों से मिलकर बना है। तो इसी के माध्यम से दोस्तों परावर्तित होकर दोबारा से हमारे पास में वे तरंगें वापस में आती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण क्या है। आपको बताना है दोस्तों, ज्वार भाटा जो उत्पन्न होता है आपको समुद्र में, आपने देखा होगा जो आपका उतार चढ़ाव होता है पानी में दोस्तों, तो वो किसके द्वारा होता है आपको बताना है। मानसून प्रभाव, या चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, या शीतकालीन प्रभाव, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। आप कह सकते हैं दोस्तों, जो चंद्रमा है और सूर्य है दोस्तों और पृथ्वी है, उनका परस्पर जो गुरुत्वाकर्षण का संघर्ष होता है, उसी के द्वारा दोस्तों ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा आपका आएगा, तो आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस महासागर की जलधाराएं ऋतु परिवर्तन के साथ में अपनी दिशा बदल लेती हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, एक महासागर की ऐसी जलधाराएं हैं दोस्तों जो ऋतु परिवर्तन के साथ में अपनी दिशा को बदल लेती हैं। तो ये कौन से वाले महासागर की हो जाएंगी, हिंद महासागर की, या प्रशांत महासागर की, या आर्कटिक महासागर की, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए हिंद महासागर की हो जाएंगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन भी बार बार आता है दोस्तों। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। ये अन्नामलाई पश्चिम घाट में, या उत्तरी हिमाचल में, या दिल्ली में, या मथुरा में। ये दोस्तों आपका अन्नामलाई पश्चिमी घाट में स्थित होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपका तमिलनाडु में पड़ता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, मध्यकाल में भारत की यात्रा करने वाला यात्री कौन है। दोस्तों आपको मध्यकाल का मतलब पता होगा। मध्यकाल दोस्तों आपका 11वीं से लेके 17वीं शताब्दी का दोस्तों काल जो कहा जाता है, वो आपका मध्यकाल में आता है। तो इसमें देखिए दोस्तों कौन सा वाला यात्री आया था, वास्को डी गामा, या अल्बरूनी, या हुएनसांग, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों अल्बरूनी हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों, अल्बरूनी। महमूद गजनी दोस्तों उनके शासनकाल में आए थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों आपका इब्न बतूता भी दोस्तों लगभग 14वीं शताब्दी में आया था। अल्बरूनी दोस्तों 11वीं शताब्दी में आया था। तो ये दोनों ही दोस्तों मध्यकाल के यात्री कहे जाते हैं, तो इनको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत सरकार ने वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो वन्य जीव हैं दोस्तों उनकी सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने एक अधिनियम लागू किया था दोस्तों। तो ये कब लागू किया आपको बताना है। 1950 में, या 1970 में, या 1972 में, या 1980 में। ये दोस्तों आपका 1972 में लागू किया गया दोस्तों, 1972 में लागू किया गया।
तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। ये क्वेश्चन बार बार आता है। हरित क्रांति का पहले आपको मतलब पता होना चाहिए दोस्तों। हरित क्रांति का मतलब था दोस्तों फसल को बढ़ावा देना, जो कृषि कार्य है दोस्तों उसको बढ़ावा देना। इसका मुख्यतः फायदा दोस्तों जो हुआ था गेहूं की खेती को हुआ था। कभी क्वेश्चन आता है कि बताइए हरित क्रांति का सर्वाधिक फायदा कौन सी वाली फसल को हुआ था, तो गेहूँ को दोस्तों सर्वाधिक फायदा हुआ था। तो आपको बताना है दोस्तों इनके जनक कौन माने जाते हैं। ये आपकी MS स्वामीनाथन होंगी, या वर्गीस कुरियन होंगी, या राजीव बहुगुणा होंगी, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगी MS स्वामीनाथन दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा, MS स्वामीनाथन। और वैसे ही दोस्तों आपका वर्गीस कुरियन जो है, यहाँ पर देखिए वर्गीस भी हो सकता है, आपका वर्गीस भी लिख के आता है दोस्तों। तो वर्गीस कुरियन जो है दोस्तों वो श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए श्वेत क्रांति मतलब दोस्तों आपका जो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है वाली क्रांति के जनक दोस्तों वर्गीस कुरियन होंगे। तो दोनों ही क्वेश्चन आपके बार बार आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए GS के क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन देखता है दोस्तों आपको नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का उपयोग होता है। क्या होता है दोस्तों? नाभिकीय रिएक्टर मतलब दोस्तों आपकी जो नाभिकीय रिएक्शन होती हैं जिनसे दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, जो कि आपकी न्यूक्लियर ऊर्जा होती है दोस्तों, न्यूक्लियर एनर्जी होती है। तो इसमें आपके जो मंदक का उपयोग होता है दोस्तों, क्यों होता है आपको बताना है। इलेक्ट्रॉन की गति मंद करने में, या प्रोटॉन गति मंद करने में, या न्यूट्रॉन की गति को मंद करने में, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपका न्यूट्रॉन की गति को मंद करने में होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा, न्यूट्रॉन गति मंद करने में। और यहाँ पर देखिए दोस्तों इनमें किसका प्रयोग होता है, बार बार क्वेश्चन आता है कि बताइए नाभिकीय रिएक्टरों में मंदकों के रूप में किसका प्रयोग होता है। ये दोस्तों आपका एक भारी जल होता है, भारी जल मतलब आपका D2O दोस्तों, आप याद रखेंगे। और एक होता है दोस्तों आपका ग्रेफाइट। तो दोनों का इस्तेमाल दोस्तों यहाँ पर मंदक के रूप में नाभिकीय रिएक्टरों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऐसा पदार्थ जिसकी चालकता ताप बढ़ने पर दोस्तों बढ़ती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए चालकता बढ़ने का मतलब दोस्तों कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। मान लीजिए आपने तापमान बढ़ाया दोस्तों किसी वस्तु का पदार्थ का, तो उसकी चालकता बढ़ गई, मतलब उसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई दोस्तों। या फिर आप कह सकते हैं दोस्तों प्रतिरोधकता कम हो जाएगी। यही क्वेश्चन दोस्तों आपका ऐसे भी आ सकता है कि ऐसा पदार्थ बताइए जिसकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर कम हो जाती है, क्योंकि दोस्तों आपका चालकता बढ़ेगी तो प्रतिरोधकता खुद ही कम हो जाएगी दोस्तों। तो एक ही क्वेश्चन के अलग अलग प्रकार के पूछे जाने के तरीके होते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका लोहा होगा, तांबा होगा, जर्मेनियम होगा, सिल्वर होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा जर्मेनियम। जर्मेनियम दोस्तों एक अर्धचालक है, आपको पता होना चाहिए, सेमीकंडक्टर है दोस्तों, अर्धचालक है। और अर्धचालकों की खासियत क्या होती है दोस्तों, ताप बढ़ाने पर उनकी चालकता बढ़ जाती है। जबकि दोस्तों आप चालकों में देखेंगे आपके जो कंडक्टर होते हैं उनमें दोस्तों ताप बढ़ाने पर चालकता का मान कम हो जाता है, वहाँ पर प्रतिरोध दोस्तों बढ़ जाता है। तो आप लोहे, तांबे को या फिर सिल्वर को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपकी चालकता कम हो जाएगी ताप बढ़ाने पर। तो ये दोनों ही आप याद रखेंगे। अगला देखिए दोस्तों, अनओमीय परिपथ में प्रतिरोध को क्या कहते हैं। अनओमीय का मतलब पहले आप समझिए दोस्तों। ओमीय परिपथ का मतलब होता है दोस्तों आपका VI का ग्राफ आप देखिए। V मतलब आपका वोल्टेज, I मतलब आपका धारा। ओम का नियम आपको पता होगा दोस्तों, V डायरेक्टली होता है I के प्रोपोर्शनल। अर्थात दोस्तों जैसे ही आपका विभवांतर बढ़ेगा वैसे ही दोस्तों आपकी धारा भी बढ़ेगी। अर्थात दोस्तों दोनों डिपेंड करते हैं। तो इसका ग्राफ आपको दोस्तों एक सीधी रेखा प्राप्त होता है इस प्रकार से। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपके अनोमीय परिपथ होते हैं ये आपका ओमीय परिपथ के लिए है। जो अनोमीय होते हैं दोस्तों वो आपके इसको फॉलो नहीं करते, वो इस प्रकार के आ जाएंगी या फिर इस प्रकार का आ जाएगा। तो ये दोस्तों आपका एक प्रकार से क्या है, वेरिएशन आता है दोस्तों। तो इसी को आप अनोमीय परिपथ कहते हैं। तो इनमें दोस्तों प्रतिरोध को क्या कहा जाता है आपको बताना है, मंद प्रतिरोध या गत्यात्मक प्रतिरोध या ऋण प्रतिरोध या फिर कोई नहीं। इनमें दोस्तों प्रतिरोध को कहा जाता है गत्यात्मक प्रतिरोध दोस्तों, अर्थात डायनेमिक रेजिस्टेंस आप कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हजामत करने में किस दर्पण का प्रयोग होता है। हजामत करने में दोस्तों आपने देखा होगा एक दर्पण का विशेष प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है। तो वो दर्पण क्या होता है आपको बताना है। उत्तल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों होता है अवतल दर्पण दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। कॉनकेव मिरर होता है दोस्तों, आपको पता होगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए जो आपका अवतल दर्पण होता है वो क्या करता है, छोटी चीज़ों को दोस्तों बढ़ा के दिखाता है। तो आपने देखा होगा जो भी दोस्तों डॉक्टर भी इस्तेमाल करते हैं या फिर जो हजामत करने में इस्तेमाल होता है दोस्तों, वो आपका छोटे छोटे बालों को बड़ा दिखाने के कारण दोस्तों अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल आप करते हैं। वैसे ही दोस्तों आप उत्तल दर्पण का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, पश्चिम दृश्य को देखने के लिए दोस्तों। जो आपका गाड़ियों के शीशों में होता है उनमें दोस्तों आपका पश्चिम दृश्य के रूप में देखा जाने वाला दर्पण दोस्तों आपका उत्तल दर्पण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कठोर और मृदु जल में घुलनशील है। दोस्तों यहाँ पर देखिए कठोर और मृदु जल का मतलब आपको पहले पता होना चाहिए। जो कठोर होता है दोस्तों उसमें अनेक प्रकार की कठोरताएं पाई जाती हैं। और मृदु मतलब दोस्तों आपका जो एक प्रकार से गर्म जल होता है, उबला हुआ जल होता है दोस्तों, वो आपका मृदु जल होता है। अब यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों दोनों में घुलनशील कौन सा वाला होता है। कठोर साबुन होता है, मृदु साबुन होता है, या अपमार्जक होता है, या फिर उपरोक्त सभी। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है अपमार्जक दोस्तों। अपमार्जक मतलब आपका दोस्तों साबुन की ही तरह होता है, जो कि दोस्तों कठोर वाले जल में भी झाग देता है। जबकि आप साबुन को देखते हैं दोस्तों कठोर जल में झाग नहीं दे पाता, तो अपमार्जक है, या फिर आप दोस्तों इसे डिटर्जेंट भी कह सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका दोनों में झाग देता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, औषधि
किस औषधि का प्रयोग हृदयाघात को रोकने के लिए किया जाता है। हृदयाघात मतलब दोस्तों जो आपका हार्ट की प्रॉब्लम होती है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है, उसको रोकने के लिए दोस्तों कौन सी वाली औषधि का प्रयोग होता है आपको बताना है। एस्पिरिन का या पैरासीटामोल का या फिर पेनिसिलिन का या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपका होता है एस्पिरिन का दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, एस्पिरिन का दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विखंडन क्रिया नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग होता है। विखंडन क्रिया दोस्तों आपको पता होगा, जो आपका जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर परमाणु बॉम्ब को देखें दोस्तों, उसमें क्या होता है, नाभिक का दोस्तों विखंडन होता है। नाभिक टूट के अलग अलग भागों में दोस्तों बढ़ता है। तो ये क्रिया दोस्तों आपकी लगातार चलती रहती है। ये आपकी चेन रिएक्शन कहलाती है दोस्तों। एक के बाद में दो, दो के बाद में 4, 6 इस प्रकार से बढ़ता रहता है। तो इसको दोस्तों कंट्रोल करना पड़ता है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा विस्फोट कर देगा दोस्तों। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कौन से वाले यहाँ पर पदार्थों का या फिर किसका इस्तेमाल किया जाता है आपको बताना है। ये दोस्तों आपका भारी जल का या ग्रेफाइट का या कैडमियम छड़ का या फिर कोई नहीं। इसमें दोस्तों कैडमियम की छड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा, कैडमियम की छड़ों का। और ऊपर वाले दोस्तों आपने देखे थे मंदक के रूप में, भारी जल और ग्रेफाइट का दोस्तों इस्तेमाल मंदक के रूप में नाभिक के रिएक्टरों में होता है। अब अगला देखिए दोस्तों, बीटी फसलों के निर्माण में उपयोगी जीवाणु कौन सा होता है। बीटी फसलों का मतलब पहले आप समझिए दोस्तों, बीटी फसलें जो होती हैं उनका इस्तेमाल दोस्तों कीटनाशक के रूप में आप करते हैं। कीटनाशक के तौर पर दोस्तों इनका इस्तेमाल होता है। तो इनको दोस्तों यहाँ पर देखिए बनाने के लिए, उगाने के लिए एक प्रकार से कौन से वाले जीवाणु का इस्तेमाल होता है, कौन से वाले बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है आपको बताना है। ये दोस्तों आपका बैसिलस थुरिजिएंसिस या फिर बैसिलस कैलमेट या फिर लैक्टोबैसिलस या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है बैसिलस थुरिजिएंसिस दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही हो जाएगा। बीटी का मतलब यही होता है दोस्तों, फुल फॉर्म यही होता है। तो इसका इस्तेमाल करके दोस्तों आप बीटी फसलों को पैदा करते हैं, जैसा कि आपका बीटी कपास हो गया या बीटी बैंगन हो गया। तो इनका इस्तेमाल दोस्तों आप करते हैं। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे दोस्तों, सामान्य ज्ञान और विज्ञान की। उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे, सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आपका कोई कन्फ्यूजन ना हो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि लगातार दोस्तों आपको इस प्रकार के हमारे वीडियोज़ मिलते रहें। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।